अगर मैं आप लोगों से बोलूं सैमसंग बेटर है बाकी जितनी भी एंड्रॉइड कंपनीज हो, तो शायद आप मेरी बात से एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। मतलब कि आज के समय में बात करें, गूगल के बाद एंड्रॉइड को जो कंपनी सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है ना, वो लिटरली सैमसंग है। मतलब मैं अगर दुनिया की कोई भी कंपनी की बात कर लूं, अगर आज के समय में उसे स्मार्टफोन बनाना है, शायद बिना सैमसंग की मदद के वो यह बना नहीं सकता। क्योंकि सैमसंग देखा तो सिर्फ मोबाइल फोन के साथ साथ इतनी सारी चीजें बनाता है कि आज के समय में काफी सारी कंपनीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैमसंग पर ही रिलाई करते हैं। चाहे हम कैमरा सेंसर्स की बात करें या फिर बात करें डिस्प्लेस की, और कुछ हद तक बात कर सकते हैं प्रोसेसर के। इवन खुद आप गूगल को देख लीजिए, गूगल का जो पिक्सल फोन होता है उसके अंदर भी जो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स होते हैं वो भी सैमसंग से आते हैं। यहाँ तक कि आईफोन के अंदर भी काफी सारी चीजें सैमसंग की ही यूज की जाती है। यानी कि एंड्रॉइड साइड में जो गूगल है वो अगर सॉफ्टवेयर में लीड कर रहा है, तो हार्डवेयर वाले पार्ट में सैमसंग यहाँ पे काम कर रही है। सैमसंग इकलौती ऐसी कंपनी हो जाती जो शायद बिना किसी दूसरी कंपनी की मदद के अपने खुद के डिवाइसेस को A to Z मैन्युफैक्चर कर सकते। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके पूरा का पूरा फोन मार्केट में निकालना उसके लिए काफी ज्यादा आसान है, और बिना किसी थर्ड पार्टी सपोर्ट के वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर भी लेते हैं। इसको अगर मैं कंपेयर करूं एप्पल से, तो आईफोन के लिए एप्पल को काफी सारे थर्ड पार्टी सप्लायर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। मतलब कि उसके अंदर इमेज सेंसर सोनी का रहता है, सैमसंग से डिस्प्ले लेते हैं, फॉक्सकॉन से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, और अपनी जो चिप होती है वो TSMC से बनवाते हैं। एप्पल जैसी कंपनी भी आज के समय में खुद आईफोन नहीं बनाती। लेकिन सॉफ्टवेयर साइड का क्या, हमें तो पता है ना कि गूगल ही यहाँ पे एंड्रॉइड को लीड करता है। वेल, सॉफ्टवेयर साइड में भी सैमसंग की कहानी काफी अलग है। मतलब कि आप लोगों ने सैमसंग का One UI तो देखा है, लेकिन कभी आप लोगों ने देखा कि One UI आज के समय में कितना ज्यादा एडवांस हो गया। इतने सारे फीचर्स, इतनी सारी चीजें आती है कि दूसरी कंपनी उससे इंस्पिरेशन लेती है। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा लगता है कि स्टॉक एंड्रॉइड में भी वो फीचर्स अब डाल रही है गूगल जो कहीं ना कहीं One UI में पहले से एग्जिस्ट करते थे। कई बार ऐसा लगता है कि गूगल से भी ज्यादा काम यहाँ पे सैमसंग कर रहा है। जैसे की बात करें अपडेट्स की, सैमसंग होता है वो 4 साल के एंड्रॉइड वर्जन को यहाँ पे प्रॉमिस कर पा रहा है। यहाँ पे गूगल पिक्सल जो गूगल खुद फोन बनाते हैं उससे ज्यादा लंबा सपोर्ट भी देता है। इवन जो मंथली सिक्योरिटी पैचेस होते हैं वो सैमसंग यहाँ पे अपने फ्लैगशिप फोन से बहुत ही जल्दी डिलीवर कर देता है। और ये चीज देखा जाए तो बिना गूगल के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं हो सकती। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि गूगल की जो स्टॉक मैसेजिंग ऐप थी उसे यहाँ पे सैमसंग ने थोड़ा स्किन करके रखा था। यहाँ तक कि एक जमाने में जहाँ पे हर कंपनी अपने फोन के अंदर गूगल डायलर देना शुरू कर दिया था ना, सैमसंग एक ऐसा ब्रांड वहां पे बचा था जो अपने फोन में खुद का डायलर देता था। ये कुछ ऐसी चीजें कि गूगल कई बार चीजें मैंडेट करवाना चाहते, कंपनियां इस तरीके से काम करे, लेकिन सैमसंग कहता है नहीं यार, हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल को भी पता है कि सैमसंग को अगर वो खुश नहीं रखेंगे ना तो उनको ही यहाँ पे नुकसान होगा। मतलब खुद सोचे, पूरी दुनिया में सिर्फ सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो A to Z अपना फोन यहाँ पे बना लेती है, और उस कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपना खुद का OS भी यहाँ पे बना सकता है। और सैमसंग का ग्लोबल स्मार्टफोन में मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा है। तो गूगल को भी पता है कि सैमसंग के साथ अगर अच्छे तरीके से रिलेशन नहीं रखेंगे ना कहीं लॉन्ग टर्म में उन्हें इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि गूगल खुद सैमसंग को काफी एक्सक्लूसिविटी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। जैसे की बात करें, जब गूगल ने Wear OS अपना निकाला था ना, तो वो भी सैमसंग की वॉच में आपको सबसे पहले देखने को मिला था। और जब गूगल ने अपना फोल्डेबल के लिए एंड्रॉइड को ऑप्टिमाइज कर रही थी ना, तो उन्होंने भी सैमसंग के फोल्डेबल्स को देखा। इवन आज के समय भी सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस, फीचर्स, इवन सिक्योरिटी वाइज भी सैमसंग अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ काफी ज्यादा आगे निकला हुआ है। इवन अगर मैं सैमसंग के फोन को जितने भी चाइनीज कंपनीज अगर उनसे कंपेयर करूँ ना, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे सैमसंग अभी भी आगे निकलता है। मतलब कि सैमसंग के फोन जो रहते हैं, जो एमोलेड स्क्रीन के साथ आते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। जो मिड रेंज में फोन आते हैं उनके अंदर बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एम सीरीज या F सीरीज की बात कर ले, 5000-6000 mAh बैटरी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही सैमसंग के साथ एक काफी अच्छी बात है उसके कैमरास की, जहां आज के समय में दूसरी कंपनी साथ ले रही किसी कैमरा मेकर का, जैसे कि कोई हैसलब्लैड, कोई Zeiss, कोई लाइका के ऊपर जा रहा है। इवन सैमसंग एक ऐसी कंपनी थी जो कि कैमरा के अंदर किसी की ब्रांडिंग नहीं दे रही थी और खुद के कैमरा के ऊपर काम कर रही थी। और आप खुद देख सकते हैं आज के समय में किसी भी प्राइस पॉइंट पर अगर आपको एक अच्छे कैमरे वाला फोन चाहिए ना, सैमसंग के फोन लिटरली काफी सही होते हैं। मतलब अगर फोटोग्राफ्स के बारे में बात करें, इवन फ्लैगशिप के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज भी वो काफी अच्छी, और यहाँ तक कि मोबाइल फोन बनाने के लिए जो मटेरियल्स को यूज करते हैं ना, वो भी यहाँ पे काफी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। जिससे इवन अगर फोल्डेबल बना रहे जो कि काफी ज्यादा डेलिकेट है, लेकिन फिर भी उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है। ये कुछ एडवांटेजेस है सैमसंग के पास यहाँ पे कि अपनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, अपनी स्ट्रॉन्ग R&D के कारण मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से टिका हुआ है। लेकिन हर जगह नहीं, 2 जगह ऐसी जहाँ पे मेरे हिसाब से सैमसंग को अभी भी काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज चार्जिंग। यार चार्जिंग ऐसी चीज है जो सैमसंग के फोन में अभी भी बहुत स्लो है। यहाँ तक कि वो अपने डब्बे से चार्जर भी गायब कर चुके हैं।
जबकि दूसरी एंड्रॉइड फोन बनाने वाली कंपनीज चार्जिंग के अंदर बहुत लीड कर रही है और 200 वॉट के ऊपर भी पहुंच रही है। अब लगता है कि सैमसंग के लिए हाई टाइम है कि उसे अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे काम करना चाहिए। एक लीक रिपोर्ट से पता चलता है कि 65 वॉट की चार्जिंग वो अपकमिंग S24 अल्ट्रा के अंदर लाएंगे। देखने की चीजें होती है कि नहीं होती। ऊपर से यहाँ पे सुनने में आता है कि वो अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और अगली चीज है एक्सिनोस प्रोसेसर। एक्सिनोस प्रोसेसर एक ऐसी चीज है जो सैमसंग का वीक लिंक यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि उस प्रोसेसर की कमी पता क्या है, वहां पे कई लोग सोचते हैं कि परफॉर्मेंस खराब है। देखो, परफॉर्मेंस उस प्रोसेसर में खराब नहीं है, उस प्रोसेसर के साथ प्रॉब्लम है कि वो हल्का सा गर्म होता है, हीटिंग करता है, प्लस उसके अंदर बैटरी ड्रेन ज्यादा रहता है। ये एक चीज आपको TSMC की फाउंड्री में देखने को नहीं मिलती और स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर में देखने को नहीं मिलती। ये एक और ऐसी चीज है जो कि सैमसंग को यहाँ पे कंप्लीटली फिक्स करने की यहाँ पे जरूरत है। और अब बहुत ही ज्यादा हाई टाइम हो चुका है कि सैमसंग इस चीज को पूरा का पूरा बदल दे। बस लीक रिपोर्ट से पता चलता है कि सैमसंग अपनी कोई ड्रीम चिप के लिए काम कर रहा है जो अपकमिंग गैलेक्सी ओनली फोन्स के लिए देखने को मिलेगी। सैमसंग ने पिछले कुछ सालों में बात करें तो हर एक जगह गया, हर एक चीज के अंदर काम किया और अभी भी यहाँ पे काम करना काफी बाकी है। और जैसे जैसे जितनी बड़ी कंपनी है तो लगता है कि बहुत ही जल्दी जो कुछ प्रॉब्लम सैमसंग के फोन्स के साथ अभी भी जुड़ी हुई है ना, वो अगर यहाँ पे सॉल्व कर ले तो डेफिनेटली उसकी नंबर 1 की पोजीशन वैसी की वैसी बरकरार रहेगी, जबकि बाकी सारी कंपनीज यहाँ पे अभी भी स्ट्रगल करती रहेंगी। और सबसे खास बात सैमसंग की, कई बार मोबाइल फोन बनाने से ज्यादा जो उसके दूसरे कंपोनेंट बनाने वाले बिजनेस होते हैं उससे ज्यादा कमा लेती है। और ये सैमसंग के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए सैमसंग ऐसी कंपनी रहेगी जो यहाँ पे टिकी रहेगी। बाय द वे, आप लोग यहाँ पे सैमसंग के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझो नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।